सबको लगता है। पहाड़ों की उबड़ खाबड़ और संकरी सड़क पर चलते हुए तकरीबन 2 घंटे बीत गए थे। दिन ढलने को था और हल्का धुंधला सा आसमान में दिखाई देने लगा था। तभी गाड़ी की खिड़की पर टकटकी लगाए बाहर देख रही डेजी अचानक से चीख पड़ती है। पापा, यहाँ कुछ था। मैंने अभी देखा, उधर झाड़ियों के पीछे से कुछ चमक रहा था। ऐसा लगा कुछ छिपकर देख रहा था जैसे। आपको कोई अच्छी जगह नहीं मिली ट्रांसफर लेने के लिए? घबराओ नहीं बेटा, आसपास जंगली इलाका है, कोई जानवर होगा। और जंगली जानवरों की आंखें अंधेरा होने के बाद ऐसे ही चमकती है। पापा, वो जानवर नहीं था, ट्रस्ट मी। हाँ, और पढ़ाओ इसे घोस्ट स्टोरीज। हर जगह इस लड़की को भूत प्रेत ही नजर आते हैं। चुपचाप सीधे बैठो और सामने देखो, बस पहुंचने ही वाले हम लोग। ज्यादा सवाल जवाब नहीं करो, पहले इस जंगल को देखकर दिमाग खराब हो रहा है। माँ की बात सुनकर डेजी चुपचाप आगे देखने लगती है। अचानक ही एक जंगली हिरन दौड़ते हुए उनकी गाड़ी के सामने से गुजरता है और झाड़ियों की ओर चला जाता है। जहां अचानक जानवर के गाड़ी के आगे आने से सिरिल और रोजी बुरी तरह घबरा गए थे, वहीं डेजी की नजर अभी भी झाड़ियों की ओर जाते हिरन पर ही थी। आपने देखा वो हिरन? वो उधर झाड़ियों के पास जाकर किसी इंसान की शेप में बदल गया था। ये सब क्या हो रहा है? कम ऑन डेजी, अब मुझे भी लग रहा है तुम्हारी मम्मी की बात सही है। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हो। अरे वो जंगली जानवर था और यहाँ ये आम बात है बेटा, इसीलिए यहाँ पर स्लो ड्राइविंग करने के लिए कहा जाता है। मैं ही थोड़ा स्पीड में था। सिरिल और रोजी ने अपनी तरफ से डेजी को समझाने की पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी साफ नजर आ रहा था। पेशे से सिविल इंजीनियर सिरिल को 10 महीने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चीसा पानी के पहाड़ों में पोस्टिंग मिली थी। अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आज वो साइट के पास में ही उसके लिए तैयार किए गए कॉटेज में जा रहा था। पहाड़ के बीचों बीच चल रहे प्रोजेक्ट के आसपास कोई रिहायशी कॉलोनी नहीं थी। हाँ, बीच में एक जंगल पड़ता था जिसे पार करने के बाद एक छोटा सा गांव था। साइट से कुछ दूरी पर ही कंपनी ने उसके लिए एक 1 रूम सेट तैयार कराया था, जिसमें सिरिल अपनी पत्नी रोजी और बेटी के साथ रहने लगा था। दिन के समय तो उन्हें कुछ खास दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि साइट पर लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता, जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाज और साए साए करता सन्नाटा उनके दिल की धड़कनों को बढ़ा देता। ऊपर से डेजी के मन में बैठा डर रोजी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। शुरुआत के कुछ दिन बड़ी कठिनाइयों से बीते, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें इस माहौल की आदत होने लगी थी। 2 दिन में क्रिसमस का त्योहार था। सिरिल की पत्नी के साथ साथ उसकी 7 साल की बेटी भी क्रिसमस के लिए बहुत उत्साहित थी। 2 दिन में क्रिसमस है। अब हम चाहे शहर से दूर हों, लेकिन त्योहार तो मनाएंगे ही ना। डेजी का भी थोड़ा मन बदल जाएगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने तो सुना है यहाँ गांव में भी क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक बड़ा सा चर्च भी है। इतना ही नहीं, गांव में बड़ा सुंदर मेला भी लगा है जो क्रिसमस तक चलेगा। हम लोग भी चलेंगे, मेले से ही सारी खरीदारी कर लेंगे। डेजी को भी अच्छा लगेगा। मेले की बात सुनकर सिरिल की बेटी डेजी मचल उठती है। पापा, मुझे अभी मेला देखने चलना है, बहुत मजा आएगा, चलो ना। बेटा, अभी तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर अंधेरा होने से पहले घर आ गया तो फिर हम लोग गांव चलेंगे। सिरिल ने बेटी से वादा तो कर लिया था, लेकिन साइट पर इतना काम था कि दिन ढलने तक उसे फुर्सत ही नहीं मिली थी। मम्मा, पूरा दिन बीत गया, पापा आए ही नहीं, अंधेरा भी होने लगा। बेटा, पापा को कोई जरूरी काम आ गया होगा। समझदार बच्चे जिद नहीं करते ना। पापा के लेट आने के कारण डेजी बहुत नाराज थी और गुस्से में सो गई थी। अगले दिन सुबह के समय, पापा, आज ऑफिस मत जाओ, प्लीज हमें मेला घुमाने ले चलो ना।
मेरे सारे दोस्त क्रिसमस की तैयारी कर रहे होंगे और हम यहाँ जंगल में कैद होकर बस दिन भर आपके लौटने का इंतजार करते रहते हैं। बेटा, पापा की मजबूरी है। साइट पर इतना काम है कि मैं चाह कर भी छुट्टी नहीं ले सकता, लेकिन प्रॉमिस आज जल्दी आऊंगा और फिर हम शॉपिंग करने जाएंगे। डेजी को पूरा यकीन था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, पापा उसे मेला घुमाने जरूर ले जाएंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जा रहा था। घड़ी के कांटों ने शाम के 5 बजने का संकेत दे दिया था, लेकिन अभी तक सिरिल का कोई अता पता नहीं था। अचानक ही रोजी को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। रोजी मैडम, कोई है अंदर? रोजी मैम साहब। किसी महिला के बार बार आवाज देने पर रोजी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही एक ठंडा हवा का झोंका उसे छूकर गुजर जाता है। शाम के लगभग 5 बजे ही बाहर हल्का अंधेरा होने लगा था। रोजी ने महसूस किया कि जो हवा अभी अभी उसे छूकर गुजरी है वो कुछ अलग सी थी। अचानक उसकी नजर सामने खड़ी औरत पर पड़ती है। सामने एक 35-36 साल की औरत खड़ी हुई थी, जिसके पहनावे को देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो यहीं पास के गांव की रहने वाली है। औरत ने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। जीने से पल्लू से कुछ धुंधला सा उसका चेहरा नजर आ रहा था। रोजी ने गौर से घूंघट से उसका चेहरा देखने की कोशिश की और फिर बोली, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे साहब ने भेजा है, उनके लिए चाय पानी लाने का काम करती हूँ। साहब ने कहा है कि आपको और बेबी को गांव ले जाकर मेला दिखा लाऊं, इसीलिए आप लोगों को लेने के लिए आई हूँ। लेकिन हम दोनों अकेले कैसे जाएंगे? मेला तो वो हम लोगों को लेकर जाने वाले थे ना? हाँ मैडम, साहब थोड़ा व्यस्त हैं, वो अभी नहीं आ पाएंगे, इसीलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है। आप लोग ज्यादा देर ना करें, जल्दी से मेरे साथ चलिए। देखिए ना, अभी से अंधेरा घिरने लगा है। वापसी में साहब आपको लेने आ जाएंगे। पता नहीं यहाँ से गांव कितना दूर है। इतने दूर हम लोग पैदल कैसे जाएंगे? रुको, मैं सिरिल को फोन करती हूँ। मम्मा चलो ना प्लीज, पापा ने कहा है तो चलते हैं ना। रोजी ने अपना फोन उठाया। उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। बेटी और गांव की औरत के बारे में कहने पर वो थोड़ी परेशान सी हो गई थी। अरे मैडम, समय मत बर्बाद करिए, आप घबराइए मत। यहाँ जंगल के बीच से ना एक छोटा सा रास्ता जाता है, मैं आप लोगों को वहीं से ले चलूंगी। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 15 से 20 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। रोजी ने महसूस किया कि जितनी देर वो उस महिला से बात कर रही थी, आसपास के पेड़ों पर बैठे पंछियों के झुंड उड़कर वहां से दूर जा रहे थे। माहौल में ठंडक बढ़ती जा रही थी और पास से झिंगुरों की सन्नाटा चीरती आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उस औरत की बात सुनकर रोजी 2 पल के लिए सोचती है और फिर बेटी के उदास चेहरे की ओर देखकर गांव जाने को तैयार हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद ही दिन पूरी तरह ढल गया और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। अंधेरा घेरते ही जंगल में चारों ओर कुत्तों और जंगली सियारों के रोने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी थी। ये जंगल तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। तुम्हें अकेले इस जंगल को पार करने में डर नहीं लगता? मुझे लग रहा है शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। रोजी की बात सुनकर वो औरत रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगती है। डर? कैसा डर? आप शहर के लोग डर का मतलब कहाँ जानते हो? अब यहाँ आ गई हो तो डर किसे कहते हैं ये भी धीरे धीरे जान जाओगी। घर से निकलना आसान है, लेकिन अब वापस लौटना असंभव है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अभी वापस जाने में जितना समय लगने वाला है उससे कम समय में हम गांव पहुंच जाएंगे। अभी लौटने का फायदा नहीं है। क्रिसमस आने वाला है। आपके घर पर क्रिसमस मनाते हैं या नहीं? हम तो बड़ी धूमधाम से ट्री लेकर आते हैं, फिर डेजी के साथ उसे सजाते हैं, केक काटते हैं, बहुत मजा आता है। मदर मैरी एंड जीसस सबकी रक्षा करें। इतना कहकर रोजी अपने गले में पहने क्रॉस को उठाकर अपने सर से लगाती है
ये सब बातें बंद करो। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे धर्म को नहीं मानती, इसीलिए मुझे इसके बारे में बात करना पसंद नहीं। अरे गॉड तो सबका हेल्प करता है, भगवान कहो या अल्लाह या जीसस। आप एक बार प्रेम से उनके सामने कन्फेस करके देखो, सब कितना अच्छा लगने लगेगा। रोजी की बात पूरी सुने बिना ही उस औरत ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और गुस्से में जोर से चिल्लाई, चुप करो, मैंने कहा चुप करो, बंद करो अपनी ये बकवास, बंद करो। रोजी उस औरत के इस तरह से चिल्लाकर बात करने से बहुत घबरा गई थी। उसने महसूस किया कि चिल्लाते समय उस औरत की आंखें अजीब तरह से लाल हो गई है। मम्मा, अभी मैंने वहाँ पेड़ के पीछे एक लड़की को खड़े हुए देखा। वो मुझे देखकर अजीब सी नजरों से घूर रही थी। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें बिल्कुल काली। मुझे डर लग रहा है मम्मा। रोजी घूमकर उस तरफ देखती है। नहीं बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डरने की बात नहीं है, मम्मा है ना आपके साथ, आपको वहम हुआ होगा। बच्चों की कही सारी बातें झूठ या वहम नहीं होती। इस बार आपकी बच्ची एकदम सही कह रही है। यहाँ अक्सर प्रेत आत्माएं दिखाई पड़ती हैं। कहते हैं इधर जंगल में तो छलावा भी रहता है, जो जितने चाहे उतने रूप बदल लेता है। एक बार उसकी नजर जिस पर पड़ जाए उसे वो अपने साथ ले ही जाता है। अंधेरा होने के बाद ये जंगल उसका हो जाता है। ये क्या कह रही हो तुम? इस तरह का भद्दा मजाक मत करो। देख नहीं रही हो बच्ची डर रही है? बच्चों के सामने क्या बोला जाता है क्या नहीं, इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। पता नहीं सिरिल ने क्या सोच कर इसे भेज दिया। मैडम, आप दूर गांव से आई है ना, इसीलिए अभी इस पहाड़ के बारे में ज्यादा नहीं जानती हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। कहानी सुनाते हुए रास्ता भी आसानी से बीत जाएगा। गांव में लोग कहते हैं कि बहुत साल पहले इस जंगल में एक डायन रहती थी, जो भेष बदलकर लोगों को छलती थी। वो डायन 3 बार आवाज लगाती थी। उन 3 आवाज में अगर कोई उसकी बात का जवाब दे दे तो फिर वो उसे अपने साथ ले जाती थी और उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाती थी। और फिर उस आदमी की उम्र उस डायन को लग जाती थी। जिन लोगों को अमर होने के लिए उस डायन ने मारा, वो सभी आत्मा इस जंगल में कैद हो गई हैं। असमय मौत हुई है ना, मुक्ति मिलना आसान नहीं होता। इसीलिए एक नहीं दर्जनों आत्माएं घूमती हैं इस जंगल में। उस डायन का खात्मा करने के लिए गांव के लोगों ने उसे जलाकर मार डाला था, लेकिन मरकर वो और भी खतरनाक हो गई। और अब वो छलावा बनकर इस रास्ते से गुजरते लोगों को छलकर अपना शिकार बनाती है। मम्मा, ये आंटी क्या बोल रही है? भूत प्रेत छलावा डायन, मुझे डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो बेटा। ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। ये पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही है आपको? डेजी की बात सुनकर रोजी फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे एक काली सी परछाई नजर आती है, जो हाथ हिलाकर उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। यह दृश्य देख रोजी के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई थी। अब उसे लगातार जंगल में बिखरे सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ रही थी, जिसके कारण वो अपनी बच्ची का हाथ मजबूती से थामे घबराते हुए तेज कदमों से आगे दौड़ने लगती है। तभी रोजी को भी एक छोटा बच्चा, जिसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं, पास की झाड़ियों से झांकता नजर आता है, जो गुस्से में उनकी तरफ ही देख रहा था और नामे गर्दन हिला रहा था। डेजी, तुम सही कह रही थी, मुझे भी वो बच्चा नजर आ रहा है। कुछ तो है यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है हम वाकई किसी गलत जगह फंस गए हैं। कितनी देर से हम बस चलते ही जा रहे हैं, लेकिन ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। घबराइए नहीं, इस तरफ चलिए। हाँ, अब वो आपका पीछा नहीं करेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही,
कि तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो और इस जंगल में हो रही इन डरावनी घटनाओं से तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है? आदत हो जाती है मैडम, बस कुछ ही देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। अरे बड़ी अजीब औरत हो तुम। जब पहले से जानती थी कि ये जंगल इतना खतरनाक है तो क्यों हम लोगों को जंगल में ले आई? तुम वापस चलो, हमें आगे नहीं जाना, बस हमें वापस घर पहुंचा दो। हमें कोई मेला नहीं देखना। कितनी देर से यही कह रही हो कि पहुंचने वाले हैं, लेकिन गांव तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बस थोड़ी दूर और चलना है, फिर आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, सारे डर दूर हो जाएंगे और ये आत्माएं जिनसे आप इतना घबरा रही हैं वो भी तुम्हें डरा नहीं पाएंगी। नहीं, मुझे अब आगे नहीं जाना। तुम्हारी अजीबोगरीब बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, ये सब मेरी समझ से बाहर है। बस अब एक भी शब्द और नहीं। डेजी बेटा, तुम चलो वापस, हम आगे नहीं जाएंगे। रोजी और डेजी जंगल में दूसरी दिशा में दौड़ने लगते हैं। तभी सामने उन्हें पति सिरिल दौड़ते हुए उसकी ओर आता हुआ नजर आता है। शुक्र है तुम मुझे यहाँ मिल गई, मैं तो बहुत घबरा गया था। जल्दी चलो रोजी, ये जगह ठीक नहीं है। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं? सब बताता हूँ, लेकिन अभी जल्दी करो। डेजी रोजी का हाथ पकड़कर जंगल में आगे बढ़ रही थी। तभी उसने महसूस किया कि सिरिल कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। ना वो आंखें मिला रहा है, ना ही बात कर रहा है। लेकिन तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें जंगल के रास्तों के बारे में कैसे पता है? सिरिल गुस्से में रोजी की तरफ घूरता है और जैसे ही अपना हाथ डेजी की तरफ बढ़ाता है, रोजी गले में पहने क्रॉस को सिरिल की तरफ कर देती है, जिसके स्पर्श से ही वो अचानक अंधेरे में गायब हो गया था। मम्मा, पापा कहाँ गायब हो गए? और वो आंटी भी नजर नहीं आ रही है। कोई जानवर आ गया तो हम क्या करेंगे? बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो। वो पापा नहीं थे और वो आंटी भी नहीं थी। हमें बहुत सावधान रहना होगा, लेकिन तुम डरो मत, माँ है ना तुम्हारे साथ। तो क्या वो कहानी जो उन आंटी ने सुनाई थी वो सच थी? क्या सच में हमारे पीछे कोई छलावा पड़ गया है? अब हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे ना मॉम? शांत हो जाओ बेटा। तभी रोजी को किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। ये तो पापा की आवाज है। क्या ये पापा है? श्श, आवाज मत करना, पहले कंफर्म करने दो कि आवाज देने वाला कौन है। तभी हाथ में टॉर्च पकड़े एक औरत और सिरिल उन्हें डेजी और रोजी को पुकारते दिखाई देते हैं। शायद ये सिरिल ही है, चलो। झाड़ियों में सेफ जगह छिपी रोजी और डेजी बाहर आ जाती हैं। तभी डेजी के कानों में फिर से एक आवाज पड़ती है। डेजी मुड़कर देखती है तो दूसरी ओर भी सिरिल और घूंघट वाली औरत खड़ी नजर आती है। मम्मा, ये सब हमारी नजर का धोखा है। हम फिर से उस छलावे की चाल में फंस गए। जल्दी चलो यहाँ से। बेटा ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा पापा हूँ, आओ मेरे पास। नहीं बेटा, उधर जाने की गलती मत करना। अरे वो छलावा है, मैं तुम्हारा पापा हूँ। रोजी समझाओ उसे। ये सब क्या हो रहा है? हो जीसस, ये कहाँ फंसा दिया? हम तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। ये सब क्या हो गया? प्लीज हेल्प मी गॉड, प्लीज हेल्प मी। तभी रोजी के दिमाग में एक बात कौंधती है। लेसी बेटा, क्रॉस को अपने हाथ में पकड़ो और गॉड को याद करो। सिरिल, शो मी योर होली क्रॉस। रोजी की बात सुनकर कुछ पल तक शांत खड़े होने के बाद असली सिरिल अपना लॉकेट गले से बाहर निकाल लेता है और रोजी दौड़कर सिरिल की तरफ पहुंच जाती है। रोजी, डेजी और सिरिल अपने क्रॉस हाथ में पकड़कर आंख बंद करके प्रेयर करते हैं और जब आंख खोलते हैं तो सब कुछ शांत नजर आता है। गांव की औरत की मदद से कुछ ही देर में वो सब गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन तुम हम तक पहुंचे कैसे सिरिल? अनीता को साथ लेकर जब गांव जाने के लिए मैं घर लौटा तो देखा तुम डेजी के साथ जंगल की ओर जा रही थी। मैंने आवाज लगाकर तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसी मेरी आवाज तुम तक जा ही नहीं रही थी, तुम बात करती जा रही थी। इसलिए अनीता को शक हुआ और उसने मुझे जंगल के छलावे के बारे में बताया और फिर हम दोनों तुम्हारे पीछे आए।
लेकिन अंधेरा होने के कारण भटक गए। लेकिन गॉड ने मुझे तुमसे मिलवा ही दिया। इस हादसे के जख्म रोजी और डेजी के मन पर बहुत गहरे थे, इसलिए सिरिल ट्रांसफर की अर्जी लगा देता है और जल्द ही वे एक नई जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन कहते हैं छलावा जिसे एक बार देख लेता है आसानी से उसका पीछा छोड़ता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं इस नई जगह पर भी छलावा उनके साथ ही पहुंच गया है?